क्वेश्चन नंबर 2 से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो थियरी क्वेश्चन है। ठीक है। विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ओके, ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। ही हैज ओपनड अ ट्रेडिंग अकाउंट विथ वायदा ब्रोकर्स। ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स without a physical delivery but are cash settled on the expiry of the contract amounting to rupees 35 lakh rupees. Needs your advice whether such future contracts would be liable to GST or not। देखो, इसके अंदर अभी हम लोग एक कंसेप्ट पहले मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक कंसेप्ट है, वो हम लोग यहाँ पर पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ना दो टाइप का रहता है। एक तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल डिलीवरी लेते हैं, और एक में हम लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो गोल्ड का रेट आज चालू है से 85,000 पे, बरोबर। और मैंने बोला कि गोल्ड का जो भाव है वो 6 महीने बाद 90,000 हो जाएगा। ओके, तब भी मैं क्या करूंगा, यही भाव पे खरीदूंगा, यही भाव पे खरीदूंगा, ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एक्चुअल में गोल्ड खरीदने वाला हूँ। ओके, 85,000 का गोल्ड आज है, भले प्राइस आगे जाके बढ़ गया, फिर भी मैं आज कौन से भाव पे खरीदूंगा, आई विल परचेज एट 85,000। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी ले रहा हूँ अंडरलाइंग असेट का। ओके, एक्चुअल डिलीवरी। तो जब कभी भी मैं एक्चुअल डिलीवरी लेता हूँ तो यहाँ पर जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स का सेल हो रहा है, मतलब गोल्ड का सेल हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो कि मैंने गोल्ड का डिलीवरी लिया ही नहीं, और सामने वाले को ये बोला कि देखो मैंने बोला था 85,000 से 90 हो जाएगा या फिर 85 से बढ़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो सामने वाला पर्सन है वो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज दे रहा है, ओके, 5,000 रुपीज दे रहा है अगर वो मेरे को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल डिलीवरी ओके लिया ही नहीं। अगर फिजिकल डिलीवरी लेंगे देन क्या होएगा, जीएसटी आएगा। फिजिकल डिलीवरी नहीं लिया तो जीएसटी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी ले रहा है कि नहीं चेक करो। ओके, विदाउट अ फिजिकल डिलीवरी, मतलब कि वो एक्चुअली में कोई गोल्ड या फिर कुछ भी खरीद नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ डिलीवरी, वो सिर्फ जो सेटलमेंट है ना वो मार्जिन में कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर नो जीएसटी विल बी अराइजिंग। इज इट क्लियर? सबको समझ में आएगा तो यस लिखते जाना। ओके, फटक से, तो क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये चार्ज ऑफ जीएसटी के क्वेश्चन से लिंक्ड है। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में एक पॉइंट है, दैट इज सेबी लेंडिंग स्कीम। ओके, सेबी लेंडिंग स्कीम में ये रहता है कि अगर कोई मैं बोरोवर हूँ, ओके, और मैं लेंडर को लेंडिंग फीस पे करता हूँ, तो उस लेंडिंग फीस के ऊपर बोरोवर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ओके, लेंडिंग फीस के ऊपर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि ये लेंडिंग स्कीम का जो ट्रांजेक्शन है, ओके, इसमें क्या होएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंडिंग फीस के इसमें ना दो ट्रांजेक्शन होता है। ओके, एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। देर आर टू ट्रांजेक्शन्स। पहला रहता है लेंडिंग फीस का पेमेंट, ओके, एंड दूसरा रहता है इंटरमीडियरी के कमीशन का पेमेंट। ओके, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी जो रहता है उसका कमीशन का पेमेंट। ओके, ऐसा दो ट्रांजेक्शन रहता है, दो पे आउट रहता है बोरोवर को। तो यहाँ पर बोरोवर जब लेंडिंग फीस का पेमेंट करेगा, इसके ऊपर आएगा आरसीएम। इसके ऊपर क्या आएगा, आरसीएम आएगा।
लेकिन जब भी इंटरमीडियरी के कमीशन का पेमेंट होगा, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, ध्यान में रखना है, लेंडिंग फीस के ऊपर आरसीएम है, लेकिन कमीशन के ऊपर इट इज फॉरवर्ड चार्ज। ओके, कमीशन के ऊपर इट इज फॉरवर्ड चार्ज। ऐसा क्यों? ओके, व्हाई दिस प्रोविजन इज लाइक दिस? क्योंकि लेंडिंग फीस में क्या होता है, बोरोवर एंड लेंडर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ओके, बोथ ऑफ देम आर अननोन फॉर ईच अदर। ओके, दोनों क्या रहते हैं? ओके, अननोन रहते हैं इस केस में। लेकिन अपना इंटरमीडियरी जो रहता है, मतलब अपना जो ब्रोकर, वो तो अपने को जानता है, क्योंकि उसने अपना केवाईसी किया होता है। तो बोरोवर को ब्रोकर के बारे में तो पता है, और ब्रोकर को बोरोवर के बारे में पता है। तो यहाँ पर जो ब्रोकर है, ओके, ही विल चार्ज जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो अभी हम लोग को ये क्वेश्चन पढ़ना है उस एंगल से। ओके, रॉब शेयर होल्डिंग एंड इंटरमीडियरी has entered into transaction wherein securities were lent to Dhan Bank under SEBI lending scheme. Okay, Dhan Bank shall pay specified lending fees. Okay, तो ये lending fees का पेमेंट करने वाले। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व। के लेंडिंग फीस का पेमेंट हो रहा है, मतलब क्या होएगा? अभी आरसीएम लगेगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? तो यहाँ पर द लेंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि वो भले शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए होगा, पर फिर भी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम अबाउ द एक्टिविटी ऑफ इंटरमीडियरी इज ऑल्सो लाइबल टू जीएसटी। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि लेंडिंग फीस इज लाइबल टू टैक्स अंडर आरसीएम एंड कमीशन इज लाइबल टू टैक्स अंडर एफसीएम। सबको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सब लोग? चेक करो, बताओ। कुछ भी डाउट रहेगा चैट बॉक्स में मेरे को लिख के दो, मैं रिजॉल्व कर दूंगा उधर ही। देन चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एक्स, अ प्रोपराइटर ऑफ विजय सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन डोंबिवली, नीड्स 4 AC फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन डोंबिवली इटसेल्फ। देखो, एक पर्सन है जो एयर कंडीशनर का डीलर है। ओके, एयर कंडीशनर का डीलर मतलब कि वो बिजनेसमैन है। एसी इज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिम। ओके, उसके लिए क्या है? ये स्टॉक इन ट्रेड है। कैसे मालूम पड़ा स्टॉक इन ट्रेड है? उधर क्या लिखा हुआ है? एसी का डीलर है। एसी का डीलर है मतलब उसका बिजनेस है एसी को खरीदना बेचना। उसको घर के लिए 4 AC चाहिए। ओके, घर के लिए क्या चाहिए उसको? 4 AC चाहिए। Therefore, he transfers 4 AC on which ITC has already been availed by it. ओके, ऑलरेडी आईटीसी ले चुका है वो, और वो क्या कर रहा है? वो अपने घर पे लेके जा रहा है फ्री में। ओके, आईटीसी लिया हुआ चीज को वो क्या कर रहा है? फ्री में घर लेके जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल 1 का जो फर्स्ट पैरा था वो अट्रैक्ट होगा। ओके, उसमें क्या लिखा था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब कि अगर आप लोग कोई असेट खरीदते हो, आप उसको फ्री में ट्रांसफर करते हो। ओके, आपके खुद के घर पे या फिर किसी और को। ओके, आपने आईटीसी लिया है और आप फ्री में दे रहे हो, तो गवर्नमेंट से इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। पॉइंट समझ में आया? ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है? वेदर इट अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। ये सप्लाई होगा कि नहीं? आंसर इज यस, इट विल बी सप्लाई। ओके, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे हो सकता है वो बताया तो। ओके, गवर्नमेंट हम लोग को बोलेगा कि इसका वैल्यूएशन तो करो। व्हाट विल बी वैल्यूएशन? किसी का वैल्यूएशन चैप्टर हुआ रहेगा तो थोड़ा बता पाओगे क्या? इसका वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? फ्री में एसी घर पे लेके गए हम लोग। ओके, फ्री में एसी घर में लेके गए। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? क्या उसको डिटरमाइन करेंगे तो कैसे करेंगे डिटरमाइन? हाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड?
ओके, ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, रूल नंबर 27 विल बी एप्लीकेबल. ओके, रूल नंबर 27 क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, क्योंकि फ्री है ना, तो इसमें हम लोग रूल नंबर 27 लगा लेंगे. ओके, रूल नंबर 28 इज बिटवीन रिलेटेड पार्टी, लेकिन हम लोग यहाँ पर मतलब किसी को दे ही नहीं रहे, खुद ही लेके जा रहे हैं. हाँ, खुद ही लेके जा रहे हैं हम लोग तो. ओके, तो हम लोग किसी को बेच ही नहीं रहे. तो यहाँ पर देखो दोनों में आंसर सेम ही आएगा, एक में ओपन मार्केट वैल्यू. ओके, एंड दूसरे वाले में भी ओपन मार्केट वैल्यू ही आएगा. एनी वैल्यू वाला प्रोविजन एप्लीकेबल इधर नहीं होएगा, क्योंकि रिसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, क्योंकि वो पर्सनल एसी है. ओके, तो हम लोगों ने वैल्यूएशन चैप्टर के साथ भी इसको लिंक कर दिया अभी. ओके, जिन लोगों को भी नहीं समझा वो वैल्यूएशन के पार्ट को देखने के बाद ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा से गो थ्रू करना. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी. फर्दर रेसिडेंट आकाश, मतलब अपने जैसा कोई एक पर्सन था, उसने विजय सेल्स को एक एसी बेचा. उसके घर का एसी बेचा 5,000 रुपये में. घर का एसी बेचा कितने में? 5,000 में बेचा. भाई घर का एसी जब बेच रहा है, ओके, तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं? देखो, सप्लाई मानने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. ओके, दो कंडीशन. क्या दो कंडीशन था अगर याद रहेगा तो देखो. पहला तो कंसिडरेशन होना चाहिए. ओके, और उसके साथ साथ बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए. कंसिडरेशन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बिजनेस पर्पस. अब यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो आकाश को 5,000 रुपीज तो मिल रहा है. वो कंसिडरेशन इज देयर, बट देर इज नो बिजनेस पर्पस ओवर हियर. Therefore, this transaction by Akash to Vijay Sales will not amount to supply. Is it very clear? Okay, next question. Very good. Question number 5. Answer the following questions. Okay, Sudama Associates, a registered supplier, disposes the computers owned by it without consideration. Okay, consideration लिया ही नहीं सामने वाले से और फ्री में बेचा. And not claimed ITC on such computer. Not claimed ITC on such computer. मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट किया. ओके, असेट को ट्रांसफर किया फ्री में, लेकिन आईटीसी लिया है क्या? ओके, आईटीसी नहीं लिया है तो इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे. अभी एग्जाम में ये लोग ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ. ओके, एग्जाम में कैसे ट्विस्ट करते लोग. एग्जाम में ना ये वर्ड नहीं देंगे, नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन कंप्यूटर. इसके बदले क्या वर्ड लिखेंगे वो लोग? इसके बदले लिखेंगे दे हैव क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन इनवॉइस वैल्यू. अभी इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि आईटीसी नहीं मिलेगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो एग्जाम में ना ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, ये क्वेश्चन आंसर बैच में हम लोग वैसे ही डिस्कस करने वाले कि एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए. अभी एक आईटीसी का मैं पॉइंट रिवाइज करवाता हूँ और जिन लोग को नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ. समझो कंप्यूटर हम लोग परचेज कर रहे हैं. ओके, 1 लाख रुपीज का. इसके ऊपर आईटीसी है 18,000. ओके, हम लोग ना दो टाइप का जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं. एक पास कर सकते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू वेंडर अकाउंट 1,18,000. ये पहला एंट्री. दूसरा एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख, आईटीसी अकाउंट डेबिट 18,000. ओके, टू वेंडर. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप लोग इस तरीके का एंट्री पास करोगे ना तो आप लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा. ओके, तो हम लोग को मालूम है कि आईटीसी नहीं लिया और फ्री में बेचा तो सप्लाई है. तो यहां पर क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, एंड दे हैव क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन एंटायर इनवॉइस वैल्यू. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में आईटीसी नहीं लेंगे तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी अपॉइंट्स मिस्टर चंपक टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम मार्केट. ओके, परचेजिंग एजेंट का क्वेश्चन है. परचेजिंग एजेंट मतलब देर आर सो मेनी सप्लायर्स. ओके, ध्यान से सुनना. देर आर सो मेनी सप्लायर्स. मैं हर एक का लेजर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, एक एजेंट को अपॉइंट किया. बोला कि भाई सभी लोगों से गुड्स को तुझे खरीदना है और तू मुझे बिल बना के बेचना. तो यहाँ पर एजेंट बाकी लोगों से बिल ले रहा है खुद के नाम पे, एंड वो मुझे बिल बना के दे रहा है. समझ में पॉइंट, ट्रांजेक्शन कैसे.
ओके, अगर सेकंड ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, कौन सा? सेकंड ट्रांजेक्शन में एजेंट खाली ऐसे ही रखा है। ओके, वो सप्लायर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल के नाम पे बिल बनाओ, मुझे मेरे नाम पे बिल मत बनाओ, लेकिन भेजो मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंसिपल हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं सबका गुड्स स्टॉक करूंगा, और गुड्स स्टॉक करने के बाद, ओके, गुड्स स्टॉक करने के बाद आई विल बी गिविंग इट टू प्रिंसिपल। तो चेक करते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। पृथ्वी एंटरप्राइज अपॉइंट्स मिस्टर चंपक टू परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट। Champak identifies various supplier who can provide goods and asks supplier Satya Manufacturers to send goods and issue invoice directly to पृथ्वी। मतलब सप्लायर को कहा जा रहा है कि डायरेक्टली किसके ऊपर बिल बनाओ, प्रिंसिपल के ऊपर बिल बनाओ। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो सप्लायर है उसने एजेंट को सेल किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। एजेंट ने प्रिंसिपल को सेल किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल ने डायरेक्टली किसको सेल किया, सॉरी, सप्लायर ने किसको सेल किया, प्रिंसिपल को सेल किया। पॉइंट समझ में? तो शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन ये है। क्लियर है पॉइंट? गौरव समझ में आया क्या? हर उधर समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। किसी को भी कुछ भी डाउट आया तो चैट बॉक्स पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मोता लिमिटेड गिव्स दिवाली गिफ्ट्स टू 20 एम्प्लॉइज वर्थ रुपीज 5 लाख। ओके, अज्यूम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब हर एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने कितने रुपए का गिफ्ट दिया? 25,000 का गिफ्ट दिया। तो इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 65,000 का गिफ्ट दिया जाता है, मतलब मोर देन 50,000, तो उसको हम लोग सप्लाई ट्रीट करेंगे एंड उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा। इसमें आईटीसी का एक पॉइंट बता देता हूँ, आईटीसी के चैप्टर में। ओके, आईटीसी का एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आईटीसी के पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम लोग गिफ्ट देते हैं किसी को भी, तो हम लोग को उसके परचेस का आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे एंड वो गिफ्ट का वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है, तो उसको हम लोग को सप्लाई मानना पड़ता है एज पर शेड्यूल 1, क्योंकि वो प्रोवाइजो जो था उससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम लोग गिफ्ट को सप्लाई मानने वाले, तो गवर्नमेंट से उसका आईटीसी भी आप लोग को मिलेगा। ओके, मीनिंग देयर बाय, अगर मैं 65,000 का गिफ्ट देता हूं, तो 65,000 का गिफ्ट के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी तो भरना पड़ेगा। ओके, और ये 65,000 का गिफ्ट खरीदने के टाइम पर, ओके, जो मैंने अपने सप्लायर को जीएसटी दिया, ओके, इसका आईटीसी भी मुझे मिलेगा। आया क्या समझ में पॉइंट? अप टू 50,000 इट इज नॉट अ सप्लाई, एंड मोर देन 50,000 it is supply as well as ITC is also available. Okay. Question number 7. ABC Motors engages Sunshine Cars as an agent to sell car on its behalf. Okay, मतलब ABC Motor is a principal, Sunshine Cars is a agent. तो इसने एजेंट को अपॉइंट किया। अभी आगे क्या लिखते हैं, एजेंट इशूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम। ओके, सनशाइन इज एन एजेंट, वो खुद के नाम पे बिल बना के किसको दे रहा है, रिसिपेंट को दे रहा है। तो प्रिंसिपल ने जो उसको भेजा रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ओके, क्योंकि एजेंट जो है वो खुद के नाम पर बिल बना रहा है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ ही है, जाने दो फिर। ओके, सुन, अभी यहाँ पर क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल लेवल का ये क्वेश्चन है एकदम डिटेल। मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। ओके, राजेश सुराना करके एक पर्सन है जिसका जयपुर में बिजनेस है। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर टैक्सेबल प्रोडक्ट। ठीक है, द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, ये फर्म का बिजनेस यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस। Mr. Rajesh Surana has provided
द कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज ब्रदर, किसको दिया है देखो, टू हिज ब्रदर, भाई को दिया। अब भाई के बारे में हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, भाई के बारे में एक बार रिवाइज करेंगे, क्या रिवाइज करें देखो, पेरेंट्स काम करते, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये दोनों हमेशा क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। ओके, तो दोनों हमेशा रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ये चारों हम लोग को रिलेटेड कब लगेंगे, जब ये लोग हम लोग के ऊपर क्या होंगे, ये लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तभी ही क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। अब हम लोग को ये क्वेश्चन में चेक करना है कि ये हमारे ऊपर रिलेटेड है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। पहली बात तो जो राजेश है ना, ओके राजेश, ये अपने भाई को, भाई का नाम यहाँ पर दिया है अखिलेश, तो राजेश ने अखिलेश को क्या प्रोवाइड किया, कमान, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की। ओके, राजेश ने अखिलेश को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया है, और दोनों भाई है, दोनों भाई है। अब हमको चेक करना है कि डिपेंडेंट है कि नहीं है। ओके, लेट अस सी द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश, द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश। ओके, ये लाइन से ही हम लोग को समझ में आता है अखिलेश डिपेंडेंट है कि नहीं। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश, इसका मतलब ये हुआ कि उसका भी बिजनेस है। देखो, वो प्रोडक्ट बना रहा है मतलब उसका भी बिजनेस है, समझ में आया पॉइंट। अगर उसका बिजनेस है तो वो डिपेंडेंट कैसे हुआ। सो यहां से हम लोग को क्लियर होता है कि दिस पर्सन दैट इज मिस्टर अखिलेश, ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज इंडिपेंडेंट, एंड इफ ब्रदर इज इंडिपेंडेंट ही इज नॉट रिलेटेड पार्टी, एंड इफ ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी देन इट विल नॉट फॉल इन द परव्यू ऑफ शेड्यूल वन। क्लियर है क्या, क्योंकि शेड्यूल वन में क्या लिखा था, सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन इज अ सप्लाई। लेकिन यहां पर तो हम लोग रिलेटेड पार्टी को सप्लाई नहीं कर रहे, कैसे मालूम पड़ा, हम लोग को मालूम इससे पड़ा कि अखिलेश का खुद का प्रोडक्ट्स है ना कुछ। ओके, उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो जो पर्सन है अखिलेश, ओके, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। पॉइंट समझ में आया? तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो, हम लोग इंडिया में है, पहली बात तो इसको सप्लाई बोलेंगे कि नहीं, वो बता दो, इसको सप्लाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ओके, गौरव, गौरव का आंसर रॉन्ग हो गया। सुनो, देखो, अभी शेड्यूल वन में क्या लिखा है मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये ट्रांजेक्शन फ्री है, उतना याद रखना, दिस ट्रांजेक्शन इज फ्री। अभी शेड्यूल वन क्या बोलता है, अगर आपका ट्रांजेक्शन फ्री है एंड, ये तो हेडिंग ही है, एंड अगर आप रिलेटेड पार्टी को बेचते हो, ओके, देन इट विल बी सप्लाई। ओके, ये अपने को क्या बोल रहा है, शेड्यूल वन बोल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग का ट्रांजेक्शन फ्री तो है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन हम लोगों ने अभी अभी क्या डिराइव किया, ही इज अनरिलेटेड पार्टी। ओके, तो हम लोग का जो एक कंडीशन है ना, वो रह गया। ओके, सो ही इज नॉट रिलेटेड पार्टी, सो ये सप्लाई माना जाएगा क्या, ओके, ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक्सपोर्ट भी नहीं माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट, सप्लाई भी नहीं माना जाएगा तो एक्सपोर्ट भी नहीं माना जाएगा। सबको क्लियर है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन का कैटेगरी ये वाला, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। ओके, सप्लाई होगा कि नहीं हम लोग को बताना। दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, a trust who gets the eye treatment of needy people done free of cost। सप्लाई होने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई होने के लिए हम लोग को
सप्लाई होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इधर ही बाहर हो गया ये तो। ओके, और डोनेट्स कर रहा है, डोनेट कर रहा है मतलब बिजनेस नहीं कर रहा हो, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। सेकंड, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव फैक्ट्री इन दिल्ली, कि इनका फैक्ट्री दिल्ली में है और डेपो मुंबई में, एंड दोनों जो डेपो एंड फैक्ट्री है, बोथ ऑफ देम आर रजिस्टर्ड। ओके, बोथ ऑफ देम आर रजिस्टर्ड। हाँ प्रतीक बोलो। वॉइस कट रहा है क्या? मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी लोग वॉइस कट रहा है क्या? क्लियर है ना? हाँ हाँ। आपका नेट का इश्यू रहेगा थोड़ा। ओके, ठीक। देखो, फैक्ट्री दिल्ली में एंड डेपो मुंबई में, ओके, दो जगह पे, एंड दोनों जगह रजिस्टर्ड भी है। तो यहाँ पर फैक्ट्री से डेपो भेजा, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का ट्रांजेक्शन है। ओके, तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स, डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स सेम पैन बट हैविंग डिफरेंट जीएसटी नंबर। ओके, सेम पैन बट हैविंग, ओके, डिफरेंट जीएसटी नंबर। तो इसको हम लोग क्या मानने वाले, इसको हम लोग सप्लाई मानने वाले। अगला, देखो अगले वाले का आंसर थोड़ा तुम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है पढ़ते हैं। रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल्ड इन लंडन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, ही इज वेल सेटल्ड इन लंडन। वेल सेटल्ड है मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कम ऑन। ब्रदर का हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ब्रदर लंदन में वेल सेटल्ड है। ओके, ही इज नॉट डिपेंडेंट, मतलब ही इज इंडिपेंडेंट, तो रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। ओके, रमन ने उससे कुछ सर्विस लिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में था, अगर कंसिडरेशन रहेगा, ओके, तो ऑलवेज सप्लाई। अगर विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, तो हम लोग को दो कंडीशन चेक करना है, रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस। अगर दोनों फुलफिल हुआ तो सप्लाई। तो यहाँ पर बिजनेस पर्पस फुलफिल है क्या? नहीं है। देखो इधर, इधर देखो, फैमिली डिस्प्यूट है, सो बिजनेस पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड। रिलेटेड पार्टी, ये ब्रदर है जो सेटल्ड है, तो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर रमन ने बिजनेस यूनिट के लिए लिया होता, तो अपना आंसर चेंज होता या वही रहता। ओके, बिजनेस पर्पस के लिए अगर लिया रहता, वेदर अवर आंसर वुड हैव चेंज्ड और इट वुड हैव रिमेन्ड सेम। देखो हम लोग को दो कंडीशन चाहिए, एक रिलेटेड पार्टी का भी चाहिए और एक बिजनेस पर्पस भी चाहिए। अभी ये बंदा पहले ही रिलेटेड पार्टी नहीं है, फिर चाहे बिजनेस पर्पस हो या ना हो, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं होगा, आया समझ में? तो यहाँ पर इट विल बी सेम, आंसर वुड बी रिमेन सेम। थियरी क्वेश्चन है ये अगला, यानी करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस registered under GST. It receives an orders for printing 5,000 copies of book on yoga and meditation authored by well-known guru, yoga guru. The content is to be provided by yoga guru. ओके, अभी यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक सर्कुलर किया था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का, अगर कंटेंट ऑथर का रहता है, सो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर कंटेंट है ही नहीं उसमें, जैसे लेटर हेड का प्रिंटिंग है, विजिटिंग कार्ड का प्रिंटिंग है, तो इन सबको हम लोग क्या मान के चलेंगे, इन सबको हम लोग गुड्स मान के चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट जो है ये ऑथर का है ना, so it is treated as supply of service, even if the printing press uses their own paper। क्लियर है कि?
तो यहाँ पर ये सर्विस माना जाएगा, तो फिर रेट ऑफ जीएसटी क्या आएगा? 18% आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन। इट इज सिमिलर क्वेश्चन। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल printed from a printing press. The content of material is provided by training institute. ओके, मतलब जो प्रिंटिंग करवा रहा है उसका वो ऑथर्ड मटेरियल है। तो यहाँ पर अगेन सेम, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जो प्रोवाइड कर रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं हिमांशु। क्वेश्चन नंबर 13। Ajastru Industries enters into contract with actor Chandragupta to act as a brand ambassador of products manufactured by Ajastru Industries. ओके, मतलब एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट के लिए उन लोगों ने एक एक्टर को हायर किया। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 years। ओके, 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या? 5 साल तक ये जो चंद्रगुप्ता करके एक्टर है, उसको दूसरे किसी ब्रांड का प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना है। ओके, 5 साल तक किसका प्रोडक्ट प्रमोट करेगा जो भी है, अजस्त्रू का करेगा। ओके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट फी पेबल टू चंद्रगुप्ता फॉर बीइंग ब्रांड एम्बेसडर इज 50 लाख रुपीज पर एनम। ओके, ब्रांड एम्बेसडर बनने का शी इज चार्जिंग 50 लाख रुपीज पर एनम as per the terms of contract in case the contract is terminated ओके बाय चंद्रगुप्ता। ओके, अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट बीच में इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, तो बोलते हैं कि पेनल्टी देना पड़ेगा। ओके, पेनल्टी कितना देना पड़ेगा? चंद्रगुप्ता विल हैव टू पे 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फी। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में खत्म हो गया तो उस केस में कितना पेनल्टी है? पेनल्टी इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फी, मतलब जितना भी पैसा आप तक मिला रहेगा उसका 50% चंद्रगुप्ता ने क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 3rd year, 3 साल के बाद चंद्रगुप्ता टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या होएगा? यहां पर हम लोग क्या देखेंगे अभी? जो लिक्विडेट डैमेजेस का पॉइंट था, ओके, वो हम लोग यहां पर देख लेते। ओके, एक लिक्विडेट डैमेजेस करके एक सर्कुलर था, वो सर्कुलर में हम लोग हमेशा चेक करते थे कि काम हुआ या नहीं हुआ। ओके, हम लोग क्या चेक करते थे? वर्क इज परफॉर्म्ड और नॉट, मतलब पेनल्टी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी का ना दो पर्पस हो सकता है। ओके, एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पहला तो रहता है ओके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट गया। ओके, इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा पेनल्टी रहता है डिले इन कंप्लीशन। ओके, ऐसा ब्रॉडली दो टाइप का पेनल्टी रहता है। ओके, तो जो डिले इन कंप्लीशन है, डिले इन कंप्लीशन, ओके, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ओके, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहां पर काम होने के ऊपर ज्यादा फोकस था। ओके, काम तो होने ही वाला है। परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, मतलब कि मैंने समझो आपको बोला मैं आपको घर बना के दूंगा 10 दिन में, मेरे को 11 दिन लग गया, तो यहाँ पर 11 दिन लगा, ठीक है, तो मैं पेनल्टी दे दूंगा आपको। तो पेनल्टी पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू टेक सर्विसेज बट नॉट टू अर्न थ्रू पेनल्टी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, इसका जो कॉम्पेंसेशन पे होता है, ओके, कॉम्पेंसेशन बोलो या लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलो या पेनल्टी बोलो, ओके, वॉट एवर नेम यू कॉल, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर काम परफॉर्म ही नहीं हो रहा है। ओके, वर्क इज नॉट परफॉर्म, इस वजह से इसके ऊपर जीएसटी आएगा। वर्क इज नॉट परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। वर्क परफॉर्म करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करना, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है?
बीच में टूट रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट रहा है तो जो पेनल्टी आ रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जीएसटी आ जाए। ओके, इसके ऊपर जीएसटी आ जाए। यस, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, उसके पेनल्टी पे जीएसटी आएगा। ओके, और अगर डिले इन कंप्लीशन हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी इसके हिसाब से आंसर करो यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है कि डिले हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। सो इस केस में जीएसटी आएगा। समझ में आएगा सब? क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अनगढ़ प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays amount of rupees 75,000 to its employees. उनके एम्प्लॉय को 75,000 का पैसा दिया अपॉन अचीविंग अ स्पेसिफिक सेल्स टारगेट। ओके, तो सेल्स टारगेट अचीव होने पर पैसा दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को। तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन्ड है। ओके, इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। देखो क्या लिखा है, इंसेंटिव इज अ इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इंसेंटिव क्या है? सैलरी का पार्ट है वो। ओके, और सैलरी के ऊपर जीएसटी आता है क्या? नहीं आता। तो यहाँ पर नहीं आएगा। ऊपर से टीडीएस भी इन लोगों ने किस में डिडक्ट किया? 192 में डिडक्ट किया एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। अगर 194H, शायद से 194H है ना, प्लीज करेक्ट करो। कमीशन का 194H है। मेरे को डीटी पढ़ के बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद नहीं। कमीशन जो है ना, कमीशन, कमीशन का 194H है ना, शायद से। एक बार खाली चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं। ओके, तो अगर कमीशन के सेक्शन में टीडीएस कटा होता तो शायद जीएसटी आता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरी के पोर्शन का वो पार्ट है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन जो है ये जॉब वर्क के ऊपर है। ओके, एक बार जॉब वर्क का प्रोविजन में रिवाइज करवा ही देता हूँ। ओके, देखो, जॉब वर्क का मीनिंग होता है, जॉब वर्क का मीनिंग होता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब वर्क। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम करने को बोलते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्किंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्किंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जॉब वर्कर है ना, वो खुद के गुड्स को भी यूज कर सकता है। ओके, ओन गुड्स को ये यूज कर सकता है। समझो कि मैंने किसी को शर्ट पीस दिया शर्ट बनाने के लिए, तो शर्ट का कटिंग करने के साथ साथ बटन भी लगा सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो शर्ट को कट ही करके वापस देगा। ही कैन यूज हिज ओन गुड्स एज वेल, स्टिल दैट ट्रांजेक्शन वुड अमाउंट टू सर्विस ओनली। आ रहा है समझ में? चलो, अभी इसके बेसिस पे हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कर। नंदीश्वर मैन्युफैक्चर्स sends certain category of yarn for processing to job work. Job worker undertakes the processing work. Okay, during the process, job worker uses his own material also. Okay, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये own goods को use कर सकता है, बराबर। The process yarn is sold by Nandishwar manufacturer directly from job worker's place. Okay, प्रिंसिपल क्या कर रहा है? जॉब वर्कर के जगह से डायरेक्टली वो गुड्स को बेच रहा है। नंदीश्वर मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? जॉब वर्कर के जगह से डायरेक्टली बेच रहा है, डायरेक्टली। बैलेंस क्वांटिटी एंड वेस्ट मटेरियल is sent back by job worker. Okay, job worker is of the view that since he is using his own material, बोल रहा है कि मैं खुद का माल यूज कर रहा हूं तो इट इज गुड्स। ओके, खुद का माल यूज हो रहा है तो इट इज गुड्स, सर्विस नहीं, ऐसा बोल रहा हूं। तो आंसर इज सही है कि गलत है? सर्विस माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा? क्या माना जाएगा बोलो? इट विल बी स्टिल ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस,
चाहे फिर वो क्या करे, खुद का ही गुड्स यूज करे या ना करे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। एक बार कंसेप्ट में रिवाइज करवाता हूँ टेनेंसी प्रीमियम का। ओके, टेनेंसी प्रीमियम के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट को एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, टेनेंसी प्रीमियम में देर आर बेसिकली थ्री पार्टीज। एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है टेनेंट वन, समझो एक होता है टेनेंट टू। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टेनेंट वन को अगर टेनेंसी राइट्स दिए, क्या दिया उसको, ओके, टेनेंसी राइट्स दिया, ठीक है। अब ये टेनेंसी राइट्स जो है, हाँ, थैंक यू मैम। ओके, टेनेंसी राइट्स जो है, अगर ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहेगा तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। कमर्शियल पर्पस करेगा तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसके बाद टी वन ने अगर इसको बेचा है टी टू को, तो रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, दोनों ही केसेस में जीएसटी आएगा। ओके, ये पॉइंट था। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो टेनेंट है, ओके, जो टेनेंट है इसको अगर समझो रेंट मिलता है, ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर। लेकिन इसके अंदर ना एक अमेंडमेंट के ऊपर ध्यान देना है अपने को, ओके, विच इज एप्लीकेबल फॉर May 25 अटेम्प्ट। ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है देखो, इसमें ना सारे के सारे पॉइंट्स में कैप्चर करके आपको दे रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में इतना डीपली पूछा नहीं एक्चुअली में, ओके, लेकिन फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कुछ भी पूछ ले बाद में, सेम तो आने वाला है नहीं कभी। ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ये इंटरलिंकिंग के साथ है, तो जिन लोग का चार्ज ऑफ जीएसटी बाकी है, ओके, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग ये वीडियो को दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाए। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें चेक करेंगे, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है, ओके, या फिर वो मतलब प्रोपराइटर है इन द सेंस ओन रेसिडेंस के लिए वापर रहा है, या फिर अदर्स। अगर अदर्स रहेगा तो ये लोग आरसीएम में जीएसटी भरेंगे, और अगर खुद रहेगा, ओके, ओके, प्रोपराइटर खुद रहता है इसमें, तो इट इज एग्जेम्प्ट, ओके, इट इज एग्जेम्प्ट। अगर समझो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या चेक करना है, देखो यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। अमेंडमेंट देखो क्या है, अगर 90 डेज का स्टे, ओके, मिनिमम 90 डेज, एंड कंसिडरेशन जो है वो 20,000 से कम है, कंसिडरेशन कितना है, ₹20,000 या उससे कम है, सो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। एंड अगर इस ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ओके, देन इट विल बी टैक्सेबल। कौन समझ में आ रहा है, तो ये अमेंडमेंट, इसके ऊपर ध्यान रखना है। नहीं, ये क्वेश्चन में इतना अमेंडमेंट पे फोकस नहीं है, ओके, ये क्वेश्चन में इतना अमेंडमेंट पे फोकस नहीं है, हम लोगों ने खाली ऐसे ही डिस्कस किया ताकि एग्जाम में कुछ आएगा तो। मैं ये अमेंडमेंट का जो नोटिंग है ना, वो एग्जामेशन चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अभी नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है ऐसा, एग्जामेशन चैप्टर में आएगा ये। हाँ, 90 डेज एंड लेस देन 20,000 तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल। 20,000 पर मंथ पर मेंबर, 90 डेज का स्टे, स्टे पीरियड शुड बी 90 डेज।
ओके, स्टे पीरियड शुड बी मिनिमम 90 days। ओके, स्टे पीरियड 90 days से ज़्यादा होना चाहिए। एंड कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर कितना होना चाहिए, 20,000 रुपीज़ या उससे कम, तो इट विल बी एग्जाम। ओके, तो इसको ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो आप लोग। स्क्रीनशॉट निकल रहा है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, देख लो। ये सर निकल रहा हाँ, ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर हैप्पी एज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन प्राइम लोकेशन, ही हैज लेट आउट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर इसने क्या किया, लेट आउट किया हुआ है टू मिस्टर पीस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ओके, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भाड़े पर दिया है मिस्टर पीस को। अभी मिस्टर पीस के बारे में कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इधर 90 days से ज्यादा ही रहने वाला है। ओके, मिस्टर पीस सरेंडर्स टेनेंसी राइट्स, सरेंडर्स टेनेंसी राइट्स टू मिस्टर सीरीन। देखो, मिस्टर पीस वॉज टेनेंट। ओके, मिस्टर पीस क्या था, ओके, ही वॉज टेनेंट। और अगर टेनेंट टेनेंसी राइट को सरेंडर करता है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ओके, सप्लाई बोलेंगे और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, 10 लाख का यहाँ पर टेनेंसी प्रीमियम। देखो, जिधर भी हम लोग बोल रहे हैं ना कि जीएसटी आएगा, इट मीन्स इट विल ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन द टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs। लेकिन वो सब लिखने का फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन का जो इंटेंशन है, इट इज नॉट ऑन वेदर जीएसटी इज टू बी पेड और नॉट, खाली टैक्सेबिलिटी बताना। ओके, तो उस हिसाब से मिस्टर सीरिन हैज ऑल्सो पेड एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी। देखो, स्टैम्प ड्यूटी भरा, इससे तो ये नहीं साबित होता कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो स्टैम्प ड्यूटी भरा तो क्या होगा, जीएसटी फिर भी आएगा। ओके, मोर ओवर मंथली रेंट पे करते हैं। ओके, कितना मंथली रेंट कितना है, 1 लाख रुपीज। ओके, रेंट का पेमेंट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज का रेंट का पेमेंट। ओके, ये वाला जो रहेगा, ये क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। रेंट का पेमेंट इज एग्जाम। ओके, टेनेंसी राइट्स वुड बी टैक्सेबल। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो ये क्वेश्चन का दो पार्ट था, एक था टेनेंसी राइट्स का ट्रांजेक्शन। ओके, इसके ऊपर जीएसटी आएगा, एंड जो रेंट है, ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, मास्टर क्वेश्चन है दिस, मास्टर क्वेश्चन। एक बार कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, इट इज ऑलवेज सप्लाई। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, ओके, इसमें क्या रहता है, इसमें क्या होगा, रिलेटेड पार्टी भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पस। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मिस्टर राहुल द्रविड़, अ क्रिकेट कोच, imports a consultancy service for a consideration। Okay, for a consideration for his health and fitness from Greg Chappell। Okay, for consideration लिख दिया इधर, तो इट इज सप्लाई। ओके, कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद मेसर्स मिस्टर नमकीन, अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोक्योर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन बोल दिया तो फिर इसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स मिस्टर नमकीन्स, अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोक्योर्स कंसल्टेंसी विदाउट कंसिडरेशन। ओके, देयर इज नो कंसिडरेशन, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना है whether it is taken from related party and for our business purpose। ओके, ये जो रिलेटेड पार्टी और बिजनेस
ये बिजनेस पर्पस किसका होना चाहिए? ये बिजनेस पर्पस रिसिपिएंट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ओके, रिसिपिएंट का होना चाहिए। ओके, लेट अस सी। पहले लिखा है फॉर फैमिली डिस्प्यूट। ओके, ये फैमिली डिस्प्यूट के लिए लिया गया, मतलब बिजनेस पर्पस ही नहीं है। ओके, फ्रॉम ब्रदर हु इज लॉयर सेटल्ड अब्रॉड। ओके, सेटल्ड अब्रॉड बोल दिया मतलब क्या? कम ऑन, सेटल्ड अब्रॉड बोल दिया मतलब इट इज अनरिलेटेड पार्ट। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में दोनों ही अपना कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से देर इज नो जीएसटी। नेक्स्ट, पेरिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी registered under GST procures management consultancy service। अच्छा, एक डाउट है, राहुल द्रविड़ वाली सर्विस एग्जेम्प्ट होगी? यस, ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, बट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। ओके, तो ये आंसर क्या होगा? देखो, सप्लाई तो होगा बट इट वुड बी एग्जेम्प्ट सप्लाई। यस, क्योंकि पर्सनल ट्रांजेक्शन है। ओके, एग्जेम्पशन चैप्टर के हिसाब से इट वुड बी एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, सप्लाई होगा बट इट वुड बी एग्जेम्प्ट सप्लाई। हाँ, फोर्थ वाला हम लोग कर रहे थे। पेरिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, procures management consultancy services from its parent entity। ओके, देखो, पेरेंट एंटिटी एंड सब्सिडरी, ये दोनों को क्या माना था जीएसटी में? ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी, क्योंकि कंट्रोल रहेगा ना। यदि एक पॉइंट रहता था कंट्रोल का, अगर कंट्रोल रहेगा देन इट विल बी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अगर बोल दिया, देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस बोला है मतलब ये ऑब्वियसली कैसा ट्रांजेक्शन है? बिजनेस पर्पज का ट्रांजेक्शन है। ओके, तो रिलेटेड पार्टी है क्योंकि पेरेंट एंटिटी एंड सब्सिडरी है एंड बिजनेस पर्पज है। ओके, तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझ में आपको? नेक्स्ट, सन फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, procures management consultancy services from Sun Pharma INC। Sun Pharma INC does not charge anything, okay, does not charge anything from recipient as interest was already payable to Sun Pharma। देखो ये क्या बोल रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया हुआ है, बट हम लोगों ने उसको कुछ पेमेंट ही नहीं किया क्योंकि उसी से पैसा लेना था और उसको देना भी था, तो नेट ऑफ कर दिया। तो कंसिडरेशन इज एडजस्टेड। कंसिडरेशन क्या किया लोगों ने? ओके, एडजस्ट किया। एडजस्ट मतलब कि उसको सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ कर दिया फिर भी कंसिडरेशन तो है ही है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड, देखो यहाँ पर कंसिडरेशन आए, कंसिडरेशन है ये बोल दिया ना, यहाँ पर कंसिडरेशन है बोल दिया मतलब कि डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसिडरेशन है मतलब जीएसटी आएगा। देखो, पे कुछ भी नहीं किया, पे कुछ भी नहीं किया, पर पे नहीं किया क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन है ही नहीं? पे नहीं किया लेकिन जो मिलने वाला था वो छोड़ दिया, तो इट इज एज गुड एज पेमेंट किया ना। ओके, इट इज सेट ऑफ। तो यहाँ पर कंसिडरेशन है, और अगर कंसिडरेशन रहेगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट, शाह पॉलीमर्स। हाँ, ये रिपीट करो, फिफ्थ वाला। हाँ, मतलब ये रिपीटेशन चाहिए क्या फिफ्थ वाला?
हाँ ओके ओके, देखो देखो यहाँ पर क्या बोला। देखो एक सन फार्मा आईएनसी करके एक एंटिटी, ओके यूएस में। ओके इससे सन फार्मा ने लिमिटेड ने, इंडिया वाले लिमिटेड ने क्या लिया, सर्विस लिया। ओके तो नॉर्मली तो इसने पे करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ भी पे नहीं करता है। क्यों पे नहीं करता है? क्योंकि इसको रिसीवेबल भी था। ओके इंटरेस्ट वाज रिसीवेबल। ओके इंटरेस्ट वाज रिसीवेबल, तो पैसा मिलने वाला था। लेकिन इसने क्या बोला, मेरे को पैसा दो मत, और बस मुझसे पैसा लो भी मत। तो यहाँ पर कंसिडरेशन पे नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देर इज नो कंसिडरेशन। ओके भले कंसिडरेशन पे हुआ नहीं है, बट एक्चुअली में कुछ पैसा नहीं मिला, इट इज एज गुड एज हम लोगों ने पे किया। तो देर एग्जिस्ट कंसिडरेशन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। शाह पॉलीमर्स एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके शाह पॉलीमर्स करके एक पर्सन है, जो कौन है, अनरजिस्टर्ड, उस टर्नओवर इज 5 लाख। ओके उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, इस वजह से वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। प्रोक्योर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। ओके नो कंसिडरेशन। तो हम लोग को दो कंडीशन चाहिए था। क्या दो कंडीशन चाहिए? रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी भी है और बिजनेस पर्पस भी है, सो इट इज अ सप्लाई। ओके इट इज अ सप्लाई। तो हम लोग को दो कंडीशन चेक करना था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रिलेटेड पार्टी क्लियर कट बोल दिया है, और प्रोडक्शन बोल दिया, मतलब ये अपना बिजनेस पर्पस भी हो गया। पर सर ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये जीएसटी कैसे भरेगा? इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाउ ही विल पे जीएसटी? या जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, चलो ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, वेदर जीएसटी इज पेएबल और नॉट पेएबल ये बताना। ट्राई करो, नहीं समझ तो हम लोग, मैं तो हूँ ही। टाइप करो टाइप करो। इधर के आंसर्स, मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या? आंसर्स कहाँ चले गए? आप लोगों ने दिया नहीं क्या आंसर? अच्छा, अच्छा सुन लो सब लोग, देखो एक पॉइंट है चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर का। ओके चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर आरसीएम लगता है। ओके ये पॉइंट तो याद है। ओके इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो सप्लायर है वो तो इंडिया के बाहर है, उससे मैं जीएसटी कैसे ले सकता हूँ। तो गवर्नमेंट बोलते है कि जो रिसिपिएंट है इंडिया वाला, वही जीएसटी भरेगा। और एक पॉइंट आरसीएम के लिए तुम लोग को याद आना चाहिए, आरसीएम के लिए इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ओके आरसीएम के लिए इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन।
अगर आरसीएम के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी भरना पड़ेगा। आया क्या पॉइंट समझ में सब लोग को? हाँ, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। तो ये भले अनरजिस्टर्ड है, ही इज स्टिल लायबल टू पे जीएसटी, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर जॉम्बी, a registered supplier in Telangana, procures goods from China, okay, and supplies to customer in यूएस। मतलब चाइना से आ रहा है और यूएस को जा रहा है, इंडिया में आ ही नहीं रहा है, अंदर नहीं आ रहा है इंडिया में। ओके, इट इज आउट एंड आउट सेल्स, मतलब बाहर से बाहर जा रहा है, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, नेगेटिव लिस्ट, यस, एंट्री नंबर 7। चलो अभी इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। मिस्टर जॉम्बी जो है ना, वो इंडिया का बंदा है, इसको क्या मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको? कमीशन मिल रहा है फॉर डूइंग सच अरेंजमेंट। ओके, मतलब यहाँ पर जॉम्बी है, यहाँ पर चाइना है, ओके, और यहाँ पर यूएस है। तो जॉम्बी ने क्या किया, चाइना वाली पार्टी से यूएस वाली पार्टी को गुड्स भेज दिया, और जॉम्बी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो जब कभी भी हम लोग को कमीशन मिलता है, ओके, ऑन दिस ट्रांजेक्शन मतलब आउट एंड आउट सेल्स के ऊपर अगर हम लोग को कमीशन मिलता है, उसके ऊपर देर इज नो लेवी ऑफ जीएसटी। ओके, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आया पॉइंट समझ में? ओके, ये एग्जेम्पशन का एंट्री नंबर 12AA करके एक एंट्री है, ओके, उसका ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिमिलर क्वेश्चन, ओके, थोड़ा सा वैसे ही टाइप का है। कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। ओके, राम कृष्णा, ब्रदर ऑफ कृष्णदेव, is located in China and engaged in business of trading goods. Krishnadev places an order with Ramakrishna for procurements of goods from China. Before the shipment of goods, okay, from China to India, Krishnadev sold such goods to Cristiano located in Brazil. मतलब कि चाइना से गुड्स निकलने के पहले उसने ब्राजील में गुड्स बेच दिया, ओके, जो चाइना से आना था। तो अभी चाइना से किधर जा रहा है गुड्स, ब्राजील जा रहा है। तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? ओके, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आउट एंड आउट सेल से ना, बाहर से बाहर जा रहा है। ओके, अगला एक हाई सी सेल्स के ऊपर ट्रांजेक्शन है। ओके, हाई सी सेल्स का मतलब क्या होता है, जब गुड्स एक्सपोर्टर के पोर्ट पे होते हैं, ओके, हम लोग डायरेक्शन चेंज करके किसी को बेच देते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ओके, यूएस है, हम लोग समझो महाराष्ट्र में है, ओके, गुड्स हम लोग का यूएस से आ रहा था। ओके, गुड्स हम लोग का जो है वो यूएस से आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस यूएस वाले को बोला कि भाई एक काम करना, महाराष्ट्र में डिलीवरी मत करना, आप डायरेक्टली, ओके, गुजरात में दे देना। ओके, हम लोग का ट्रांजेक्शन इस तरीके से हो चुका है। अभी यूएस से गुड्स महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र के बजाय किधर आएगा, गुजरात। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाले बंदे ने गुजरात वाले को सेल किया, व्हेन द गुड्स वर इन ट्रांजिट, व्हेन द गुड्स वर इन ट्रांजिट, सो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉट अ सप्लाई। सबको समझ में आया क्या? क्योंकि ये सब जो जब सेल हुआ ना, तब गुड्स का लोकेशन क्या था, आउट ऑफ इंडिया ही था, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। सबको समझ में आया एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ। ओके, मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इटाली। ओके, इटाली से कुछ गुड्स खरीद रहा है। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज ही वाज नॉट इन द पोजीशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब ड्यूटी भर के ये क्लियर करने के हालत में नहीं था। ओके, मोहनदास सोल्ड दिस गुड्स टू राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस। ओके, बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल। एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल मतलब
इसने अपना ओनरशिप गुड्स का किसके नाम पे कर दिया? राधा कृष्णा एक्सपोर्ट. While the goods were in high seas, the agreement provided that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radha Krishnan. मतलब बाद में खरीदेगा वो तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन, लेकिन अभी जो मोहनदास राधा कृष्णा को बेच रहा है, ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज neither supply of goods nor supply of service because this transaction is done in high seas. अभी अगला वाला जो है ना, ओके, ये भी वैसा ही ट्रांजेक्शन है. ओके, अभी हम लोग ने एक काम करते हैं, अगले वाले का पहले बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे. देखो, समझो ये इंडिया है. ये इंडिया के अंदर कस्टम का वेयर हाउस है. ओके, यूएस है. ओके, मैं सबसे पहला ट्रांजेक्शन रेड पेन में लिख रहा हूँ. ओके, समझो हम लोगों ने गुड्स को इंपोर्ट किया. ओके, हमारे पास ड्यूटी भरने को पैसा नहीं था. ओके, ड्यूटी भरने को हमारे पास पैसा नहीं था. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको वेयर हाउस में स्टोर किया, और जब भी पैसा आ जाएगा अपने पास, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस गुड्स को क्लियर करवाएंगे ड्यूटी भरने के बाद. लेकिन ये गुड्स को हमने इंपोर्ट करके इधर रखा है, वेयर हाउस में रखा है, तो अब तक इसको इंपोर्ट माना नहीं जाता. ओके, इसको इंपोर्ट कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं माना जाता. गुड्स जब तक आपके वेयर हाउस के अंदर है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज इंपोर्ट. ओके, तो वेयर हाउस के अंदर गुड्स पड़ा है. समझो ए करके मेरा सप्लायर है, मेरा नाम बी है. अब मैं क्या करता हूँ, ये गुड्स को ना, जब ये वेयर हाउस के अंदर है, तभी ही मैं सी को सेल कर देता हूँ. ओके, जब ये गुड्स किसके अंदर है, वेयर हाउस के अंदर, तभी मैंने किसको सेल कर दिया? ओके, मैंने सी को सेल कर दिया. अब गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर गुड्स वेयर हाउस के अंदर है एंड बी इज सेलिंग टू सी व्हेन द गुड्स आर इन वेयर हाउस, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई. दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई. क्योंकि गुड्स जब तक क्लियर नहीं होता ना वेयर हाउस से, तब तक उसको हम लोग इंपोर्ट नहीं मानते, और क्लियर होने के पहले अगर बिका है, सो इट इज नॉट अ सप्लाई. ये पॉइंट समझ में आ सकता? ओके, कंफर्म करो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया. हिमांशु, शाओमी. ओके, तो इट इज नॉट अ सप्लाई, ये ट्रांजेक्शन हो गया. और एक ट्रांजेक्शन हम लोगों ने अभी अभी जो डिस्कस किया वो दूसरा ट्रांजेक्शन. ओके, हम लोगों ने जो ये वाला किया ना, ये वाला, ये दो ट्रांजेक्शन है. ठीक है, तो अभी उसके बेसिस पे हम लोग को ये क्वेश्चन कर, GER लिमिटेड ऑफ जर्मनी supplies luxurious cars worth ₹1 crore to IND लिमिटेड ऑफ इंडिया. ओके, मतलब GER ने किसको सेल किया? IND को सेल किया. बिफोर द कार रीच द इंडियन पोर्ट बट आफ्टर क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर्स, IND सेल्स इट टू T1 बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है. ओके, दिस ट्रांजेक्शन, बोलो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? IND टू T1. ओके, IND टू T1, क्या इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सप्लाई मानना है कि नहीं मानना है? नॉट अ सप्लाई, क्योंकि गुड्स जो है, ओके, वो हाई सीज के दरमियान सेल हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग सप्लाई, ओके, नहीं मानेंगे. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद T1 क्लियर्स द सेड कार फॉर वेयर हाउसिंग. मतलब T1 ने क्या किया, वेयर हाउस में वो कार को जमा कर दिया. एंड T1 ने क्या किया, जब कार वेयर हाउस के अंदर था, वो कार को T2 को बेच दिया. ओके, जब कार कहां पर था, वेयर हाउस में था, किसको बेच दिया? ओके, T2 को बेच दिया.
बोलो, वेयर हाउस के अंदर सेल किया, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। ओके, ये भी नॉट अ सप्लाई। ओके, अब T2 जब गुड्स को क्लियर करवाएगा ना, तब उसको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। ओके, जब T2 क्या करेगा, गुड्स को क्या करेगा, T2 वेयर हाउस से जब क्लियर करेगा ना, तब T2 को इंपोर्टर माना जाएगा और T2 को कस्टम ड्यूटीज का बर्डन बेरेगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, तो ये सब ट्रांजेक्शन का टैक्सेबिलिटी है। पहला ट्रांजेक्शन GER ने इंडिया वाले को बेचा, इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि गुड्स IND ने क्लियर नहीं किया। IND ने T1 को बेचा, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई, बिकॉज गुड्स हाई सीज में सेल हुआ। T1 ने T2 को बेचा, ये गुड्स वेयर हाउस में सेल हुआ, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। एंड T2 ने गुड्स को क्लियर करवाया, इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स मानेंगे। ओके, और ये GST के हिसाब से टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। ओके, वी हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। क्या भरना हम लोग को, कस्टम ड्यूटी भरना है। सबको समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। शर्मा कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, GT है। एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, देखो यहां पर एक वर्ड लिख दिया लोगों ने, जनरल बिजनेस प्रैक्टिस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में डाउट है, हाँ। हिमांशु, यस, कस्टम ड्यूटी के साथ IGST इन कस्टम एक्ट लगेगा, यस, दैट IGST इज ऑल्सो कस्टम ड्यूटी। देर आर टू कस्टम ड्यूटीज बेसिकली, यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी लिखा है ना, ओके, दो चीजें, कस्टम ड्यूटी मतलब इधर दो चीजें आएंगी। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी कस्टम ड्यूटी है, और इधर का जो IGST है वो भी कस्टम ड्यूटी। ओके, तो ये दोनों चीजें लगी, बोथ ऑफ देम आर कस्टम ड्यूटी, यस। ओके, शर्मा कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी engaged in transportation of goods by road as per general business practice। okay, what is the meaning of general business practice? मतलब कि ये इंडस्ट्री में सारे लोग इसी तरीके से करते हैं। ओके, जनरल बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि ये इंडस्ट्री में सभी लोग इसी तरीके से करते, क्या करते पड़ते हैं। शर्मा कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज। ओके, इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, मतलब उनका मेन बिजनेस जो है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का है। इसके साथ साथ वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एंसिलरी सर्विस। क्या क्या एंसिलरी सर्विस है, देखो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, वेयर हाउसिंग, ऐसा दुनिया भर का एंसिलरी सर्विस। और ये जो एंसिलरी सर्विस है, इट इज प्रोवाइडेड एज अ जनरल बिजनेस प्रैक्टिस। ओके, इट इज प्रोवाइडेड एज अ जनरल बिजनेस प्रैक्टिस। ओके, तो इट इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। इसको हम लोग क्या मान के चलने वाले, कंपोजिट सप्लाई। पॉइंट क्लियर है, समझ में? अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, इसका मीनिंग क्या रहता है, जो नेचुरली बंडल्ड है। क्या है, जो नेचुरली बंडल्ड है। ओके, अभी हम लोग प्राइसिंग का अगर बात करेंगे, किसका बात करें, प्राइसिंग का। सेपरेट प्राइसिंग भी हो सकता है सिंगल इनवॉइस पे। ओके, सेपरेट प्राइसिंग ऑन सिंगल इनवॉइस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंपोजिट। लेकिन अगर हम लोग मिक्स्ड सप्लाई का बात करें, तो पहले तो इट शुड नॉट बी नेचुरली बंडल। ओके, नेचुरली बंडल नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा, सिंगल प्राइस पे सप्लाई होना चाहिए। ओके, दोनों एकदम अपोजिट है। यहाँ पर सिंगल प्राइस होना चाहिए मिक्स सप्लाई के लिए। और अगर कोई चीज नेचुरली बंडल है, ओके, बट उसका जो प्राइसिंग है वो भी सेपरेट है भले, बट सिंगल इनवॉइस पे नहीं, वो लोग दो अलग इनवॉइस बनाते हैं। नेचुरली बंडल्ड है बट अलग अलग बिलिंग कर रहे हैं, मतलब एंसिलरी सर्विस का वो लोग क्या करने वाले, ओके, बिलिंग अलग करने वाले हैं। इसका बिलिंग अलग करेंगे, इसका बिलिंग अलग करेंगे, तो दोनों पे सेपरेट रेट आएगा। क्या आएगा दोनों पे, ओके, सेपरेट रेट आएगा, उसको सेपरेट सप्लाईज हम लोग मानेंगे।
ओके, आप लोग को आंसर को चेंज करना है। आंसर में इट इज रिटर्न मिक्स सप्लाई, आई थिंक इसको आप लोग को चेंज करना है टू सेपरेट सप्लाई। देखो, अगर दोनों का बिलिंग एक साथ किया, ट्रांसपोर्ट प्लस एंसिलरी, तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट आएगा पूरे बिल पर। ओके, और अगर अलग बिलिंग किया सो इट विल बी अ सेपरेट सप्लाई। व्हाई इट इज अ सेपरेट सप्लाई? बिकॉज ये नेचुरली बंडल्ड है। मिक्स कब होता है? जब नेचुरली बंडल्ड नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस दिया है, इस वजह से इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल बंडलिंग, इट इज अ नेचुरल बंडलिंग। ओके, तो अपना ये वाला हो गया। अभी एक कॉस्ट पेट्रोलियम का जो क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ना एक जगह पे लिख के रखो। वी आर गोइंग टू कवर दिस इन एग्जामिशन चैप्टर। ओके, ये एग्जामिशन चैप्टर का पार्ट। कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, इफ इनवॉइसिंग इज डन ओके टुगेदर then it is composite supply. If invoicing is done separately for principal and ancillary supply, it will be separate supply. क्वेश्चन नंबर 22 का कंक्लूजन क्लियर है? अभी दोनों चीजें लिखना है। सिंगल इनवॉइस बनाया तो क्या होएगा, एंड अगर अलग अलग इनवॉइस बनाया तो क्या होगा, दोनों लिखने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद, ओके, इन लोग का पब्लिशिंग हाउस है, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ फादर। दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड रूम, ओके, एक रूम बनाया, एंड वो रूम बनाया तो डोनेशन किसने दिया हुआ है? डोनेशन किसने दिया? रुद्राक्ष कपूर ने डोनेशन दिया। एंड उन लोगों ने क्या लिखा है? दिव्य प्रकाश जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ फादर, इन द मेमोरी ऑफ फादर, ऐसा लिखा। तो यहाँ पर पर्पस जो है ना, इट इज फिलांट्रोफिक पर्पस। फिलांट्रोफिक पर्पस का मतलब होता है, ओके, देर इज नो कमर्शियल गेन इन्वॉल्व। ओके, कोई कमर्शियल गेन नहीं है इसमें। ओके, इसका पब्लिशिंग हाउस का नाम वगैरह आया है क्या? नहीं आया, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस का नाम आया ही नहीं किधर भी, तो नो जीएसटी। ओके, और अगर समझो ऐसा लिखा रहता, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस यूपी गाजियाबाद, तो यहाँ पर कमर्शियल पर्पस हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है लोग का। ओके, तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज द सेम क्वेश्चन एज ऑफ 24, उल्टा उससे भी थोड़ा ओके इजी क्वेश्चन है। क्या है देखो, द टेम्पल ऑफ एंसिस्ट्रल डीटी मिस्टर अमन गो डीटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल and his family is located at Beri, Haryana. The temple is run by a charitable organization. The family has got unshakable faith in their deity. Mr. Aman is big entrepreneur, okay, having business of tiles. Upon the birth of their first child, मतलब उसका जब फर्स्ट लड़का या लड़की बॉर्न हुई, he donated rupees 10 lakhs to the said temple for construction of sitting hall. Okay, sitting hall बनाने के लिए पैसा दिए। Okay, on the main door of sitting hall name plate was placed stating, ओके, क्या लिखा हुआ था देखो, डोनेटेड बाय अमन गोयल अपॉन बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। बोलो कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वेदर देर इज एनी एडवर्टाइजमेंट और नॉट, एडवर्टाइजमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। खाली अमन गोयल का नाम आया है, ओके, उसके बिजनेस का नाम नहीं आया, सो देर इज नो एड, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 28 को भी पहले मार्क कर लो। ओके, एग्जामिशन चैप्टर, ओके, कांजीलाल वाला जो है ना, एग्जामिशन चैप्टर से करना है। ओके, तो अपने दो क्वेश्चन बाकी है सप्लाई चैप्टर के, सुनो।
मिस्टर मंगेश एंटरप्राइजेस of Goa is a registered supplier and has made the following supplies in the month of February. ओके, फरवरी में इन लोगों ने कुछ सेल्स किया. ओके, फरवरी कौन सा मंथ, कौन सा ईयर का फरवरी है, चेक करो कौन से ईयर का फेब है. फेब 2022 है. फेब 2022 है, इसका मतलब ये हुआ इस फरवरी में 28 दिन है. देखो ये काम आएगा हम लोग को, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं. मुझे काम आने वाला है इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं. अगर ऐसा होता कि काम नहीं आने वाला तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते उसको. ओके, हाँ. सप्लाई ऑफ गेस्ट हाउस accommodation with facilities of cooling, heating, internet, parking on daily rentals of 1500 per day. देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, अकोमोडेशन सर्विस दिया जा रहा है विथ फैसिलिटीज एंड उसके लिए चार्ज कितना ले रहा है ये, 1500. ओके, इसके पास कितने ऐसे रूम है, टोटल 20 रूम है और 50% ऑक्यूपेंसी. ओके, 20 रूम है, 50% ऑक्यूपेंसी. उसके बाद आगे लिखते हैं लोग, केटरिंग एंड फूड सर्विस आर सप्लाइड सेपरेटली. ओके, उसको सेपरेटली देते तो उसका सेपरेट रेट आ जाएगा. ओके, सेपरेटली दे रहे तो सेपरेट रेट आएगा. भाई क्या रेट है देखो, हु ऑप्टेड इट फॉर अ कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज पर डे. ओके, 500 रुपया पर डे ऑफ ऑक्यूपेंसी उन लोग का चार्जेस है. टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर केटरिंग वॉज 70,000 रुपीज. ओके, अब देखो इसका टोटल हम लोग को क्या निकालना है. देखो इसने दो सर्विस दिया, एक तो दिया है अकोमोडेशन सर्विस, ओके, अलॉन्ग विथ फैसिलिटीज, ये पहला. दूसरा केटरिंग. ओके, सर दो सर्विस दी. ओके, अकोमोडेशन प्लस फैसिलिटीज का कितना हो रहा है चार्जेस, 1500 रुपया हो रहा है. ओके, 28 दिन का, 20 रूम का, 50% ऑक्यूपेंसी. ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1500 एक दिन का है. ओके, ऐसे टोटल 20 फ्लैट है जिसका ऑक्यूपेंसी 50%. ये एक दिन का बात हुआ. और ऐसे 28 दिन है. ओके, 28 दिन है. समझ में आ रहा है क्या. देखो क्या क्या है यहाँ पर, 1500 पर डे, 28 नंबर ऑफ डेज, ओके, नंबर ऑफ डेज, 20 रूम्स एंड 50% इज ऑक्यूपेंसी रेट. कितना आंसर आ जाएगा, कैलसी करो. 4.2 लाख आया क्या सबको, देख लो एक बार. हाँ, ओके, 4,20,000 आंसर आ रहा है. तो 4,20,000 इज अवर अकोमोडेशन सर्विस और केटरिंग से डायरेक्टली दिया हुआ है 70,000 रुपये. ओके, तो अभी इन दोनों पे रेट क्या आएगा देख लो यहाँ. देखो, अपना रेंटिंग ऑफ गेस्ट हाउस 18% आएगा एंड केटरिंग सर्विस के ऊपर कितना आएगा, ओके, 5%. समझ में आया सबको, क्लियर है क्या. सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट एक्चुअली में टाइम ऑफ सप्लाई के साथ होएगा. ओके, इसको अभी के लिए पेंडिंग छोड़ दो, क्योंकि इसमें क्या ना इनवॉइस कब तक बनाना है वो सब सीखना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो इसको टीओएस करके लिख, इसको टीओएस करके लिखो. हाँ, आंसर सबका मैच हो रहेगा, देख लो एक बार. ठीक है, हो गया ये. कुछ डाउट है इसके अंदर पूछ लो, देन वी विल गो अहेड. लास्ट क्वेश्चन बाकी अपना. ग्रेट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन का मैं एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको रीड करते हैं. ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि वो रीड करते करते भूल जाएंगे. ओके, सुनो. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, समझो मिस्टर ए. ओके, इसको म्युनिसिपालिटी ने परमिशन दिया है कि 5 माले का बिल्डिंग बनाने के लिए. ओके, 1, 2, 3,
4-5। ओके, 5 माले का बिल्डिंग बनाने का परमिशन। अभी एक सोसाइटी जो है ना, ओके, वो यहाँ पर है, ओके, इधर लोकेटेड। ठीक है, ये सोसाइटी मिस्टर बी का सोसाइटी। और यहाँ पर सन है, सन, सूर्य। ओके, अभी यहाँ पर मिस्टर बी क्या बोलता है, मिस्टर ए, अगर आप लोग ये 2 माला बनाओगे ना, तो हम लोग के सोसाइटी में कभी भी सनलाइट नहीं आएगा। ओके, आप लोग ये 2 फ्लोर बनाओगे ना, तो कभी भी हम लोग के सोसाइटी में सनलाइट आएगा ही नहीं, हम लोग के टेरेस पे भी नहीं आएगा। तो मिस्टर बी ने क्या किया, ए को रिक्वेस्ट किया कि आप ये 2 माला मत बनाओ, और ये 2 माला नहीं बनाने का मिस्टर बी मिस्टर ए को, ओके, एक्स अमाउंट दे रहा है। शायद से 20 लाख, नहीं, कितना है, 30 लाख से, शायद, कितना है देखो जरा। 37 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, वो नहीं बनाने का कितना रुपया दे रहा है, ओके, 37 लाख रुपीज दे रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो ए को पैसा मिलता है, ओके, कुछ नहीं करने का, ओके, कुछ काम नहीं करने का पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट। याद है, कंसिडरेशन का एक डेफिनेशन था, ओके, उसके अंदर था फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ नहीं करने का अगर पैसा मिलता है, स्टिल इट इज अमाउंटिंग टू कंसिडरेशन। ओके, उसको फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट? सो इस केस में क्या होगा, देखो, इस केस में गवर्नमेंट सेस कि अगर बी ने ए को पैसा दिया कुछ भी, ओके, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा, मतलब 37 लाख के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया है कि 37 लाख के ऊपर वो 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। तो इस केस में 37 लाख को ही हम लोग क्या मानेंगे, इंक्लूडिंग टैक्स मानेंगे, और इसके ऊपर ही जीएसटी हम लोग निकालेंगे। को समझ में आया पॉइंट? वे एक बार रीड कर लेते हो क्वेश्चन को, ब्रीफ ओवरव्यू क्लियर रहेगा तो अपने को इजीली समझ में आएगा। ठीक है, XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन बैंगलोर सप्लाईज, सॉरी सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया शायद से, एक सेकंड, वो मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। वो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, तो दोनों काम आ जाएगा। हाँ, हैप्पी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, a registered builder under GST in Bangalore has got permission to build 5 floors. ओके, 5 माले का बिल्डिंग बनाने का, ओके, फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट एट सूरजनगर। आदित्य कंस्ट्रक्शन, अ नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, अप्रोच हैप्पी कंस्ट्रक्शन टू डिस्कस रिगार्डिंग ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट अराइजिंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लोर। मतलब 5 माला बांधेगा तो देर इज सम इशू, ओके, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। क्या प्रॉब्लम होएगा, ओके, उसका जो सनलाइट है ना, वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, नहीं तो 20 लाख का अमाउंट था, बराबर अमाउंट लिया था मैंने। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 माला बनाने को बोल रहा है, और अगर समझो 2 माला वो नहीं बनाता, ओके, तो यहाँ पर 20 लाख रुपीज देने को तैयार है एज अ कॉम्पेंसेशन। तो हैप्पी लिमिटेड अग्रीज टू दैट कॉम्पेंसेशन। ओके, तो उस कॉम्पेंसेशन के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आ पॉइंट? तो अमाउंट रिसीव्ड एज अ कॉम्पेंसेशन, उसके ऊपर जीएसटी आने वाला है। और 20 लाख रुपया मिल रहा है, 20 लाख के ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 1.18 इंटू 0.18, तो इतना जीएसटी भरना पड़ेगा। इसका फोटो ले लो। ये इंटर का क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। ओके, इसको फोटो ले लो।
ओके, तो हम लोग वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ओके, तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। XYZ Consultancy, registered in Bangalore, supplies technical consultancy service to its clients. It has been providing technical services to BA Limited past 2 years. मतलब 2 साल से वो क्या कर रहा है? ओके, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर। कंसिडरेशन इज सेटल्ड असाइनमेंट वाइज। BA Limited paid 37 lakhs to XYZ Consultants. Okay, for agreeing not to provide similar technical service to any other business entity in India. मतलब कि उसको 37 लाख रुपीज दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? ओके, 8 साल तक, 8 साल तक किसी और को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है। उसके लिए कितना रुपया दिया? 37 लाख रुपीज दिया। समझ में आया बात? तो यहाँ पर कुछ नहीं करने का पैसा दिया। अगेन सेम ट्रांजेक्शन ही है, कुछ नहीं करने का पैसा दिया। ओके, नॉन कम्पीट फीस जैसा रहता है। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? क्या लग रहा है? जीएसटी आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन था, ओके, ये क्या कहता है? अगर हम लोग को कुछ नहीं करने का भी पैसा मिलता है उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। अभी 37 लाख रुपीज के ऊपर एक भी रुपया देने को तैयार नहीं है। सो 37 लाख वुड बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके, 37 लाख इंटू 18/118। ओके, 5,64,407। सबको क्लियर है क्या भाई? सो वी हैव कंप्लीटेड विथ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी।